हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनावृति बीजों के बारे में। अनावृति बीज यानी जिम्नोस्पर्म। तो अनावृति बीज को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वो दिखते कैसे हैं, ताकि हमें आगे पढ़ने में और उनके बारे में अध्ययन करने में आसानी हो। तो ये है साइकस का पौधा। पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, मैं और आपको दिखाऊंगी अभी। और ये जो देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से सॉरी, ये एक पेड़ है, ये है पाइनस का। और ये वाला है गिंको का। मैं और एक बुक से आपको दिखाती हूँ डायग्राम्स। तो ये देखिए, मैं आपको ये लिखा हुआ भी दिखा रही हूँ कि क्या नाम है, ताकि आपको क्लियर हो। ये है साइकस, आपने बहुत सारे गार्डन्स में भी देखा होगा। ये है पाइनस, जिसमें इस तरह के कोण लगे रहते हैं। और ये है एफिड्रा। ठीक है, ताकि जब हम अभी इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो कि वो दिखते कैसे हैं। ये है जिम्नोस्पर्म। तो वनस्पति जगत के सभी बीज युक्त पादपों को जो है स्पर्मेटोफोर्स स्पर्मेटोफाइटा प्रभाग में रखा गया है। इन्हें फेनोगैम्स भी कहा जाता है। और इन्हें जो है इस प्रभाग में दो उप प्रभाग है, जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितने भी पादप जगत में जो बीज जिनमें होते हैं पादप, उनको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। ये देखिए, स्पर्मेटोफाइटा। और इसमें दो आते हैं, उनको फेनोग्राम्स भी बोला जाता है, स्पर्मेटोगाइटा और फेनोग्राम्स। और इसमें कौन आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अनावृति बीजी को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यानी अनावृति बीजी भी जो है उसको किस में रखा गया है? स्पर्मेटोफाइटा, यानी इसमें बीज युक्त पादप हैं ये, और इनको फेनोग्राम्स भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये बीजीय पौधों का वह समूह है जिसके अंतर्गत पौधे आते हैं जिनमें बीज जो है अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व और बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। ये अनावृत ही रहते हैं, तो उसको ध्यान से समझिए। इनमें बीज तो बनता है। आपने अगर देखा होगा, जो हम सामान्यतः फल खाते हैं तो फल के अंदर बीज होते हैं, लेकिन और जो है फल की बात, अगर मैं किसी भी फल की बात करूं, सामान्यतः अगर सेब की बात करें या आम की बात करें, तो आपने देखा हो बीच में गुठली होती है और एक कवरिंग के अंदर उसका गुदा होता है, मांस जैसा। तो इनके अंदर जो है बाहर वाली जो कवरिंग है, यानी वो जो है, क्योंकि अंडाशय का निर्माण नहीं हुआ, तो जो बाहर वाली भित्ति है वो नहीं होती। जो फल के बाहर जो भित्ति है, डायरेक्ट इसमें बीज होते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कि निषेचन के बाद भी अनावृत, यानी कई जगह आपको नग्न शब्द यूज मिलेगा। तो यानी अनावृत या रहते हैं, क्योंकि उनमें कोई बीज का ऊपर जो है आवरण नहीं है, बिना आवरण के रहते हैं। इसका मतलब है, लिखा भी है कि विकसित बीज किसी भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें अनावृत बीजी या नग्न बीजी क्यों कहा जाता है, तो आपको सीधा सिंपल सा है कि इनमें क्या है, अंडाशय भित्ति जो है वो नहीं होती है, जिसके कारण जो है बीज जो है वो क्या होते हैं, अनावृत ही रहते हैं। और जो है कि जो विकसित बीज होता है वो किसी भित्ति या फल में बंद नहीं रहता है। अब ये है ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की अपेक्षा अधिक विकसित काष्ठीय पादप हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे इनमें अब मजबूत लकड़ियाँ जैसा इनमें बनने लगा है, थोड़ा जो है इनमें काष्ठ जो है काष्ठीय रूप लेने लगा है, थोड़ी विकसित है। और इनका वितरण भी व्यापक है, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ एक ही जो है भौगोलिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ये बहुत व्यापक इनका है, बहुत जगह मिल जाते हैं। इनमें मध्यम लंबे वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं, और शाखाओं का अभाव होता है। तो इसमें देखिए लंबे वृक्ष हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा सबसे लंबा वृक्ष है जो है अनावृत बीजी। झाड़ियाँ हैं,
लेकिन शाख नहीं होती। शाख यानी जो ज़मीन पर रखे हुए पौधे होते हैं वैसा इसमें नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर या तो झाड़ियों के रूप में होते हैं या वृक्षों के रूप में ये पाए जाते हैं। और देखिए मैंने कहा ना अभी वृक्ष, तो इस वर्ग में सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। आप इसको सर्च करके देखिएगा इसका पिक्चर, तो ये जो है सबसे लंबा होता है सिकुआ का वृक्ष। और एंजियोस्पर्म पौधों की तुलना में एक छोटा वर्ग है, लेकिन ये पूरे विश्व में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म हम इसे आगे पढ़ेंगे, जिसको आवृतबीजी बोला जाता है। तो वो जो समूह है उससे सेकंड नंबर पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा आता है, ये अनावृतबीजी, यानी पूरे व्यापक रूप से पूरे विश्व में ये जो है पादप देखने को मिल जाते हैं। अब है इनकी जड़ की बात कर लेते हैं। तो इनमें मूलाकार एक प्रथम जड़ बनाता है, वह इसकी मूल मूसला मूल होती है। तो जो है जड़ का बनना, अगर बात करें तो मूलांकुर, यानी सबसे पहले मूलांकुर बनता है, फिर होती है जड़ों का बनना। तो यहाँ पर भी मूलांकुर बनता है, उसके बाद जड़ों का निर्माण होता है, और इनमें जिस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं वो है मूसला मूल। ठीक है। अब इसमें कुछ वंश की जो मूल है वो कवक के साथ सहजीवी के रूप में पाई जाती है, उन्हें कवक मूल कहते हैं। देखिए कुछ है वंश ऐसे जिसमें कवक के साथ सहजीवी में पाई जाती है। सहजीवी मैंने आपको बताया कि दोनों को प्राय लाभ होता है एक दूसरे से, तो उन्हें कवक मूल कहते हैं। उदाहरण है पाइनस, कि पाइनस की जड़ों में कुछ कवक पाए जाते हैं और ये दोनों सहजीवी में अपना जीवन यापन करते हैं, यानी दोनों साथ रहते हैं। कुछ अन्यों में छोटे विशिष्ट मूल जो है नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती हैं, इन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण है साइकस। तो पाइनस अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, और साइकस का भी। तो पाइनस में तो जो रहती है वो कवक मूल रहती हैं, और साइकस के अंदर जो है कुछ मूल रहती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, जिसकी साथ में साइनोबैक्टीरिया के सहयोग से, उनको जो है हम बोलते हैं प्रवाल मूल। प्रवाल मूल साइकस में होती है और कवक मूल होती है पाइनस में। पाइनस जो है वो जिसमें कोन होते हैं उसमें कौन सी है, कवक मूल। ठीक है। अब आते हैं बीजाणु भेद या मुख्य पादप में, कि पूरा पेड़ जो है, सॉरी, जो पूरा हमें दिखने में कैसा होता है, पेड़ ही बोल सकते हैं, वो कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके तने जो होते हैं अशाखीय होते हैं, जैसे साइकस में, मतलब कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, उसमें से कोई टहनियाँ नहीं निकली हुई है, सिर्फ वो शाखित होता है, अशाखित होता है। मैं डायग्राम फिर से दिखाती। तो ये देखिए जो देख रहे हैं आप, ये वाला डायग्राम, ये है साइकस का। अब इसमें देखिए कोई भी ब्रांच नहीं है, एक ठूट है, उस पर पत्तियां लगी हुई हैं, है ना, एक जो है तना है उस पर ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो ये है साइकस। और ये वाला जो है पाइनस, आप देख पा रहे होंगे एक डाली के ऊपर ये कोण लगा हुआ है, यानी वो कैसा है, शाखित है। इनकी पत्तियां जो हैं सरल हो सकती हैं, सरल होती हैं, या फिर संयुक्त हो सकती हैं। सरल यानी, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये कुछ रफ डायग्राम है। अगर एक सिंपल ऐसी ही पत्ती है और एक जो है इस तरह की, ये सरल पत्ती हो गई और ये हो गई संयुक्त, तो इसमें दोनों तरह की पत्तियां जो हैं वो पाई जाती हैं। साइकस में जो है वो पिच्चाकार पत्तियां जो होती हैं। अब देखिए साइकस में जो है पिच्चाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक चीड़ लगन रहती हैं, यानी कई सालों तक। आपने देखा होगा पेड़ों में क्या होती है, पत्तियां लगती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन जो साइकस होता है उसमें पिच्चाकार पत्तियां होती हैं जो कई सालों तक वैसी लगी रहती हैं। इनकी पत्तियां अधिक ताप, नमी एवं वायु भी सहन कर सकती हैं। इनकी जो है पत्तियां देखिए अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं। और शंकावर पौधों में जो है पत्तियां सुई की तरह होती है। शंकावर यानी क्रिसमस ट्री जैसी पौधों में, इसमें अगर आप देखेंगे जो पाइनस है वो भी एक क्रिसमस ट्री के जैसे ही ग्रो करता है, यानी उगता है। देखने के में जैसे कोण की शेप होती है ना, कुछ उस प्रकार से जो है पाइनस का पेड़ होता है। तो उसकी, और कई बार ऐसा ब्रांच भी रहता है, ऐसा नहीं कि उसमें वैसा हो। तो जो कुछ शंखावर यानी क्रिसमस ट्री जैसे पौधे होते हैं उनमें पत्तियां जो होती हैं सुई की तरह होती हैं, जो सतही क्षेत्रफल को कम करती हैं। और पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल और गर्तिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि जो है वो कम होती है।
इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने को थोड़ा बहुत याद होगा खजूर की पत्तियाँ कैसी होती हैं लंबी, उसको यहाँ से मिसलीड मत कीजिएगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि जैसे ही कुछ मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार की, ठीक है, ये जैसे हैं कुछ निडल जैसी सुई जैसी ऐसी पत्तियाँ होती हैं। तो ये थोड़ी सख्त भी होती हैं, सख्त होती हैं ताकि इनमें क्यूटिकल का निर्माण हो, और जो रंध्र हैं वो धसे हुए होते हैं ताकि इसमें है वाष्पोत्सर्जन कम हो। अब हम बात करते हैं बीजाणु की। तो इनके अंदर जो है विषम बीजाणु पाए जाते हैं। विषम बीजाणु हम पढ़ चुके हैं। विषम बीजाणु यानी नर और मादा युग्मक में जो है बीजाणु उत्पन्न होते हैं वो अलग अलग आकार के होंगे। एक बड़ा होगा, एक छोटा हो सकता है, या दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु यानी नर युग्मक जिसमें उत्पन्न हो रहा है, और गुरु बीजाणु यानी मादा युग्मक जिसमें मादा युग्मक हो रहा है, यानी मेल फीमेल आप अंतर कर सकते हैं। तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म में जो बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हैं? विषम बीजाणु, ठीक है। और इनसे उत्पन्न होते हैं अगुणित लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ठीक है। विषम अलग अलग आकार और दिखने में अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग आकार के हो सकते हैं, तो बनते हैं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको बताया नर युग्मक, और गुरु बीजाणु यानी मादा युग्मक। अब ये जो गुरु बीजाणु हैं ये कहाँ पे लगते हैं, मतलब अगर ये बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं तो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आपको जो है हमें इतना तो ध्यान है ही कि लघु बीजाणु जो है वो कहाँ बनते हैं, बीजाणु का उत्पन्न कहाँ पर होता है, बीजाणुधानी में, ठीक है। तो ये बीजाणुधानी जो बीजाणु है, एक मिनट, तो ये जो बीजाणु है इनका निर्माण किसके अंदर होता है, बीजाणुधानी के अंदर। तो बीजाणुधानियां भी दो प्रकार की हो जाएंगी, एक से बनेगा लघु बीजाणु और दूसरे से क्या बनेगा, गुरु बीजाणु, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु मैं शायद समझा पा रही हूँ कि ये बीजाणु किस में बन रहा है, बीजाणुधानी में। और जैसे नर और मादा युग्मक है यानी लघु और गुरु बीजाणु है, तो वैसे बीजाणुधानियां भी कैसी होंगी, दो प्रकार की होंगी। तो गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जो है वो बीजाणु पर्ण पर होते हैं, और ये सर्पिल रूप से तने पर लगी रहती हैं, ये सघन शंकु बनाती हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बीजाणु बन रहे हैं, बीजाणु दो प्रकार के हैं, विषम बीजाणु यानी गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु। अब जैसे बीजाणु का निर्माण किसमें होता है, बीजाणु धानी में। तो ऑब्वियस है कि जब ये अलग अलग निर्माण हो तो बीजाणु धानियां भी कैसी होंगी, दो होंगी। तो देखिए ये बीजाणु धानियों में बना और बीजाणु धानियां कैसी हैं, दो प्रकार की। अब ये जो बीजाणु धानी है वो किस पे बनती है, बीजाणु पर्ण पर, ठीक है। और ये जो बीजाणु पर्ण है ये कैसा होता है, सर्पिल रूप में, यानी अगर ये पौधा है, अगर ये है तो ये इसमें पत्तियां जो हैं चारों तरफ होंगी, ठीक है। और बाद में ये जाके क्या बना लेता है, एक शंकु बना लेता है। पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे और समझाती हूँ। देखिए लघु बीजाणु गुरु बीजाणु किस पे निर्माण हो रहे हैं, बीजाणु धानियों पे, और बीजाणु धानी का निर्माण किस पे हो रहा है, बीजाणु पर्ण पर। और बीजाणु पर्ण जो है आगे जाके क्या बन जाएंगे, शंकु। थोड़े यहाँ से समझिए, हमने कहा लघु बीजाणु गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु किस में बनेंगे, लघु बीजाणु धानी में, और गुरु बीजाणु किस में बनेंगे, गुरु बीजाणु धानी में। अब ये लघु बीजाणु धानी किस पे लगी होती है, लघु बीजाणु पर्ण पर, और गुरु बीजाणु धानी किस पे लगी होती है, गुरु बीजाणु पर्ण पे। लघु बीजाणु जो है उससे क्या बनेगा, नर शंकु। गुरु बीजाणु से भी क्या होगा, शंकु बन जाएगा, मादा शंकु, जिसको गुरु बीजाणु धानक भी बोला जाता है। फिर इस नर शंकु से क्या बनेगा, परागकण, और इससे क्या बनेगा, अंडक, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। देखो बीजाणु तो आपको समझ में आया ही गया होगा। तो लघु मतलब नर युग्मक किस पे लगा होता है, लघु बीजाणु पर्ण पे, और गुरु बीजाणु पर्ण यानी मादा युग्मक जिससे निर्माण होगा वो किस पे बना होता है, वो किस पे लगा होता है, गुरु बीजाणु पर्ण पर। पर्ण देखो शब्द आ रहा है,
तो मैं समझाती हूँ। पर्ण एक हम बोल सकते हैं पत्तियों जैसा। तो जो पत्तियों की जो समूह बनता है, पहले अगर आपने कहीं देखा होगा तो फल लगने पर भी कुछ एक निर्माण होता है, वैसे ही इनकी शाखाओं पर ऐसा निर्माण होता है। तो एक गुच्छा फिर उस पे लगता है, ये शंकु जैसी जो है वो लगता है। तो आप देखिए यहाँ जो लग रहा है पर्ण यानी पत्तियों का एक समूह जैसा, तो जो गुरु बीजाणु पर्ण है वहाँ पे बनेगी गुरु बीजाणु धानी, और उसमें बनेगा फिर बाद में अगर वो संगलित हो जाती है, कईयों में बनता है कईयों में नहीं बनता है, तो ये नहीं कि सब में ही शंकु बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ हो रहा है कि वो एक घट्टे सर्पिल रूप में हो जाती है और कहीं पे एक घट्टी हो गई तो वो शंकु का निर्माण कर लेती हैं। कई बार वो शंकु का निर्माण नहीं भी करती हैं। तो देखिए लघु बीजाणु पर्ण पे लघु बीजाणु धानी का निर्माण हुआ, उससे क्या बना नर शंकु, और नर शंकु से बाद में क्या लिख लेंगे पराकण। गुरु बीजाणु पर्ण जो है उससे बना गुरु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु धानी के बाद गुरु बीजाणु जो है शंकु बना और उसमें बना अंडा। अब देख लीजिए मैंने कुछ डायग्राम से बनाने की कोशिश की है। अभी मैंने आपको समझाया कि क्या बना, बीजाणु पर्ण पे ये लगे होते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा ना बीजाणु पर्ण। तो देखिए कुछ में तो क्या होते हैं, ये पत्तियां जैसे दिख रही है ना आकृति, उस पर आपको गोल 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 ये दिख रहा होगा, ये है बीजाणु, है ना। तो अगर नर ही वाला है तो उसमें नर बीजाणु होंगे, है ना, यानी लघु बीजाणु। और अगर मादा वाला होगा तो उसमें क्या होंगे, गुरु बीजाणु। तो कई बार ये जो पत्तियां उस पर जैसे आप देख रहे हो ना छोटे छोटे अंडे जैसा, ये बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और कई बार जो होता है वो इस प्रकार, ये दिख रहे हैं आप, ये पर्ण है, उसमें ये लग रहे हुए हैं। तो हमने कहा ना ये सर्पिल आकार का हो सकता है, और उसमें ये बीजाणु जो है उत्पन्न हो रखे हैं। इन डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि बीजाणु पर्ण का मतलब क्या है ना। और दोनों अलग होते हैं। लघु बीजाणु यानी नर, उसमें बीजाणु उत्पन्न होंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु। गुरु बीजाणु बीजाणु पर्ण जो है उसमें किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का, जो क्या बनेंगे मादा युग्म। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप और सर्च करके इनके पिक्चर्स देख सकते हैं नेट पे। तो ये कुछ इस प्रकार का होते हैं, या तो पत्तियों जैसी आकृति होती है, उस पर ये अंडे अंडे जैसा दिखेंगे आपको, कई बीज जैसे, और या फिर आपको इस तरह की संरचना मिलेगी। ये बाद में जाके संगठित हो जाती है और किसका निर्माण करती है, शंकु का। ये शंकु यानी कोण का, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। आप ये दोनों टर्म्स डाल के नेट पे इसकी कई सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा, है ना। कलर्ड पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी, रियल पिक्चर्स, तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने डायग्राम्स आपको बनाने की कोशिश की है तो आपको समझ आ सके। तो देखिए यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक किसमें बन रहे हैं, लघु बीजाणु धानी में। और लघु बीजाणु धानी किसमें लगी होती है, बीजाणु पर्ण, जो कुछ इस तरह से दिख सकती है, इस तरह से। जब ये संगठित हो जाती है किसका निर्माण कर लेती है, शंकु का। और ये शंकु नर शंकु भी हो सकता है, मादा शंकु भी हो सकता है। अब मैं समझती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। कई बार कई वृक्षों में जो होते हैं नर शंकु और मादा शंकु क्या होते हैं, एक ही वृक्ष पर होते हैं, ठीक है। उन्हें बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी, और इसका उदाहरण है पाइनस, ठीक है। अभी हमने एक कोण देखा था, मैं आपको एक्चुअल कोण भी दिखा सकती हूँ। देखिए तो ये देखिए, ये कोण जो है, मैं कोण जो है एक्चुअल कोण है, ये देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअल कोण है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं, ये हैं बीजाणु पर्ण। इनके यहाँ पर ये बीजाणु लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ अंदर जो है बीजाणु लगे होते हैं। ये तो क्या है, पूरा डेवलप हो चुका है, ये मादा शंकु है। और ये जो है निषेचन के बाद की बचा हुआ शंकु है, ठीक है। तो ये एक है शंकु, देख पा रहे होंगे, ये रियल आपके मैंने दिखाया तो आपको क्लियर हो जाए। तो कई बार ये जो नर और मादा शंकु है वो कई बार एक ही वृक्ष पर हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी। और ये पाए जाते हैं ऐसे पाइनस के अंदर। और कई बार होता है अलग अलग वृक्ष पे लगे होते हैं, या फिर एक ही शंकु लगा होता है, या तो मेल या फीमेल, यानी या तो नर शंकु लगा होता है या मादा, उसको बोलते हैं एक लिंगाश्रय। तो ये होता है साइकस के अंदर। कई बार साइकस में जो है मादा कोण नहीं बनते, लेकिन उसमें जो है नर युग्मक का
कोण शंकु का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इनमें जनन किस प्रकार से होता है आवृतबीजी पादप में। तो हमें पता है लघु बीजाणु पर्ण जो है उसमें किसका निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणु का। अभी यहाँ सारी पूरी कहानी हमने पढ़ी है ना, पूरा बताया है कि लघु बीजाणु धानी किस में बन रही थी, लघु बीजाणु पर्ण में। तो वही बात हम कर रहे हैं कि लघु बीजाणु पर्ण में किसका निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु क्या है, नर युग्मक। और गुरु बीजाणु में किसका निर्माण हो रहा है, धानी में गुरु बीजाणु का। ठीक है, ये जो लघु बीजाणु है, अब ये जो गुरु बीजाणु है, देखिए ये गुरु बीजाणु यानी नर युग्मक। अब ये वायु के द्वारा परागण होते हैं और कहाँ तक पहुंच जाते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है, यानी जो शंकु बना होता है, शंकु के अंदर जो स्त्री धानी होती है उसमें ये जो पूमणु बनते हैं ना, इसमें परागकण, वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, गुरु बीजाणु धानी के अंदर। और बाद में निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। और युग्मनज से बाद में क्या बनेगा, बीज। क्योंकि फल की तो यहाँ पे हमने बोला ना कि अंडाशय की जो है भित्ति नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ बीज का निर्माण होता है। देखिए क्लियर हो जाना चाहिए। लघु बीजाणु पर्ण में क्या बन रहे थे, लघु बीजाणु। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, गुरु बीजाणु पर्ण में क्या बना, गुरु बीजाणु। ये था नर युग्मक, वो हवा के द्वारा परागकण जो है वो कहाँ गए, गुरु बीजाणु धानी में। और यहाँ पे जो है निषेचन के बाद बना युग्मनज, युग्मनज के बाद बना बीज। ठीक है, अभी हमने जो कोण देखा था उसमें क्या था, निषेचन होने के बाद वो बीज तो गिर चुके हैं, वो कोण बचा है। अब आते हैं अनावृति बीजी का वर्गीकरण। तो चैम्बर ने 1934 में अनावृति बीजी पादपों को, यहाँ पे आपके बुक में जो है 2 हैं, कहीं पे 3 वर्गीकरण में है, तो चैम्बर ने तो है 2 वर्गीकरण ही बताए थे। चैम्बर ने बताए थे साइकोफाइटा और कॉनेरोडोफाइटा। ठीक है, जो चैम्बर की जो है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्गीकरण दिया है, तो यहाँ हम जो मैं देख रही हूँ वो आपको चैम्बर का है, लेकिन बाद में मैंने 3rd वाला भी ऐड किया, निप्टोस्ट्रिटा, वो भी इसके वर्गीकरण में आता है आपको, ताकि आपको नॉलेज रहे। बाकी जो चैम्बर ने जो वर्गीकरण दिया है 1934 में, उसके अनुसार 2 ही वर्ग थे। तो पहला है साइकोडोफाइटा, उसमें है साइकस और विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया जो है वो जीवाश्म पौधा है। दूसरा है कॉनिफेराफाइटा, उसमें नीटम, फाइनस और एफेड्रा। ठीक है, अब निप्टोस्ट्रिटा में है वेलेटसिसिया। देखो चैम्बर के अनुसार तो ये 2 वर्ग थे, लेकिन वैसे क्या 3 वर्गीकरण है, इसलिए मैंने तीनों का ही उल्लेख कर दिया। जब आप लिखेंगे वर्गीकरण तो चैम्बर का उल्लेख मत कीजिएगा, डायरेक्ट तीनों वर्ग ही लिख दीजिएगा। वो है साइकोफाइटा, कॉनेरोफाइटा, निप्टोस्ट्रिटा, क्योंकि चैम्बर ने सिर्फ 2 ही वर्ग बताए थे। अब आते हैं हम इनके आर्थिक महत्व की तरफ। तो इनका बहुत सारे आर्थिक महत्व हैं। तो पहला जो है वो है पाइनस जिराडियाना। उसकी जो बीज हैं वो खाने के काम आते हैं, और उनके बीज को बोला जाता है चिलगोजा। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, बादाम वगैरह ये सब, उसी तरह से पाइनस जिराडियाना के जो बीज हैं वो खाने के प्रयोग में आते हैं। दूसरा है कि पाइनस की जो कास्ट होती हैं, उनकी लकड़ियाँ, उससे माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं। और जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल, स्केल और पेन के होल्डर्स बनाए जाते हैं, जूनिपेरस। ठीक है, अब ये जो पाइनस जो मैंने बोला माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं, उनकी कास्ट कुछ ऐसी होती हैं कि उसको जलाने पे कुछ चिंगारी रूप निकलती हैं, इसलिए उसकी जो है उसको माचिस की तीलियों में यूज़ किया जाता है। उसमें कुछ ऐसा वैक्स जैसा, मोम जैसा तत्व होता है, जिसलिए उसको माचिस की तीलियों में प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है कि साइकस सिरनेलियस की पत्तियां जो हैं दक्षिण भारत में चटाई बनाने के काम में आती है। हमने कहा ना कि इसका जो है विस्तार व्यापक है, सभी जगह पाया जाता है। तो ये जो है कुछ जो साइकस सिरनेलियस है, उसकी पत्तियां जो हैं दक्षिण भारत के अंदर यानी साउथ इंडिया में चटाई बनाने के काम में आती हैं। और कुछ जो हैं अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, उनको औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एफेड्रा से एफेड्रिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खांसी और जुकाम में करते हैं। ये जो लिखा है ना एफेड्रा, उससे एफेड्रिन जो बनता है
उसका एक अल्कलॉइड है वो, और उसका प्रयोग जो है खांसी और जुखाम के उपचार में करते हैं। इसी तरह थूजा की पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी और गठिया के रोगों में उपचार किया जाता है। ठीक है, थूजा, ये जो थूजा है उसकी पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी और गठिया में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे टेक्सस से टेक्सोल नामक अल्कलॉइड निकाले जाते हैं जो कैंसर के उपचार में उपयोगी सिद्ध होता है। ये टेक्सस से टेक्सोल जो कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है उसके उपचार के लिए। ऐसे ही एबिस, पिशिया और क्रिप्टोमेरिया आदि पौधों की लकड़ियाँ हैं, उनका उपयोग जो है पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर बनाने के काम में किया जाता है। ऐसे पाइनस, एबीज और सिक्योर से प्राप्त लकड़ियों का उपयोग दरवाजे, खिड़कियां और हल्का फर्नीचर बनाने में काम आता है। पाइनस से तारपीन और चीड़ का तेल निकाला जाता है जिसका प्रयोग पेंट में किया जाता है, पेंट जो होता है उसमें किया जाता है। और ऐसे ही जो है साइकस रिवोल्यूटा के तने से एक मंड निकलता है, यानी स्टार्च निकलता है। उस स्टार्च का जो प्रयोग है वो साबूदाना यानी सागो कहते हैं, उसको बनाने में काम में आता है। कई बार इनके बीजों को भूनकर और उबालकर खाया भी जाता है। और इस वर्ग के जो कुछ पौधे होते हैं उनको घर की सजावट के लिए भी उपयोग किया जाता है। आपने बहुत सारी गार्डन या पार्क्स में भी देखा होगा, तो इनकी जो है पत्तियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे साइकस हुआ, गीगो हुआ, थूजा हुआ, एबीज हुआ, इनको है सजावट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा था, पूरा जो चैप्टर है वो है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। आपको जो भी डाउट है आप बताइए और तो मैं आपको क्लियर करूं। तो आज हमने पढ़ा अनावृत बीजी कि ये वो हैं पादप जिनमें क्या होते हैं, बीज तो बनते हैं लेकिन उनमें क्या होती है, बीज में अंडाशय भित्ति नहीं होती है, इसलिए बीज कैसे होते हैं, अनावृत ही रहते हैं। ये इनका मुख्य जो है पॉइंट है। और हमने देखा कि किस तरह से इनमें जो है वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं, शाख नहीं होती हैं। जड़ें किस प्रकार की होती हैं, इसमें जो है कवक मूल और जो है प्रवाल मूल दोनों ही देखने को मिल जाती हैं। फिर हमने देखा बीजाणुभित्त यानी मुख्य पत्तियाँ कैसी होती हैं। फिर हमने देखा जो बीजाणु हैं वो विषम बीजाणु हैं। और फिर बीजाणु धानियों के बारे में और जनन के बारे में। फिर हमने देखा इनका वर्गीकरण, तो चैम्बर के अनुसार इसको दो वर्गों में उन्होंने बांटा, एक था साइकोडोफाइटा और दूसरा था कॉर्निडोफाइटा। साइकोडोफाइटा के उदाहरण है साइकस और विलियमसोनिया। कॉनिफेरोफाइटा के उदाहरण है नीटम और पाइनस। ठीक है, फिर हमने उसका जो है आर्थिक महत्व का अध्ययन किया कि क्या क्या आर्थिक महत्व है। तो ये इनका जो है मुख्यतः जो है फर्नीचर के उपयोग में, एज ए ड्राई फ्रूट खाने के काम में, औषधि के रूप में और सजावट के काम में लिया जाता है। कुछ का जो तेल है जैसे चीड़ और है पाइनस के तारपीन का तेल, वो पेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा अनावृत बीजी। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था साइकस का डायग्राम, ये था पाइनस का डायग्राम। आपको क्लियर हो गया होगा। ये साइकस, ये पाइनस जो है वो ब्रांच है और ये अनब्रांच यानी अशाखित, ये शाखित है।